जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त हैं, बेहतर, जिंदाबाद हैं। थोड़ी सी क्लास लेट हुई, कारण टेक्निकल इशू, एप्लीकेशन नहीं चल रहा होगा, आपके फोन में भी प्रॉब्लम हो ही रही होगी। लेकिन अभी उम्मीद है मैं आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी आपको बड़े अच्छे से सुनाई दे रही होगी। एक बार सभी कंफर्म करेंगे सब कुछ ओके है। और आपका रिवीजन टेस्ट में जरूर करूँगा कि मैंने आपको एक सलाह दी थी भाई, रविवार को आपको शुरू से लेकर जब से आपका बैच शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का आप सभी को अच्छे से रिवाइज करना था सभी विषयों में। तो बाकी विषयों का तो आपको पता होगा, फिजिक्स का मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, उनका उत्तर करना कि एसआई पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी, किस वर्ष एसआई पद्धति अप्लाई हुई थी। उसके अलावा दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो कैसी राशि है? डिस्टेंस सदिश है या अदिश है, वेक्टर है या स्केलर है? उसके अलावा तीसरा मेरा आपसे सवाल है कि ऋणात्मक त्वरण का क्या नाम होता है? ऋणात्मक त्वरण, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं उसमें, निगेटिव एक्सेलरेशन का एक और अन्य नाम क्या होता है? उसके अलावा चौथा मेरा सवाल आपसे कि त्वरण का मात्रक बताइए। त्वरण का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बताइए क्या होती है? तो फिर से वही कुछ मिक्स उत्तर, कुछ 1960 है, कुछ 1971 है। पूर्णतया रिवीजन का अभाव जिसमें दिखाई दे रहा है, कुछ 1960 कुछ 1971 के साथ एक रिवीजन की कमी नजर आ रही है। और बाकी उत्तरों में भी हालांकि 80% और भी इसको घटाएं हम, 75% सही उत्तर है, लेकिन 25% गलत उत्तर है। बिल्कुल देखने में लग रहा है कि रिवीजन नहीं किया जा रहा है। भैया जी आप अल्टीमेट टारगेट को समझें, मतलब लास्ट में गोल क्या है हमारा, चीज़ों को याद रखना ना। नोट्स एग्जाम में जाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रहा हूँ। आप कहते हो ना मोटिवेशन सुनाओ, तो शायरियों का मोटिवेशन, लाइनों का मोटिवेशन, उसको दरकिनार करते हुए आप बिल्कुल व्यवहारिक बातें समझिए, प्रैक्टिकल बातें समझिए। मेरे दोस्त आपके साथ एग्जाम में याद करी हुई चीज़ें जाएंगी, आपका दिमाग साथ में जाएगा ना, नोट साथ में जाएंगे ना, मैं साथ में जाऊंगा ना, एक क्लास साथ में जाएगी ना, फोन साथ में जाएगा कि आप उत्तर चेक कर सकें। जितना आप याद कर लेंगे, अल्टीमेट टारगेट याद करना है। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो कितना भी बेहतर आपको समझ में आ रहा हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। तो एक बार अपने उत्तर मैच करिए। एसआई पद्धति लागू होने का जो वर्ष है वो 1971 है। दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। और त्वरण का मात्रक या तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए या ये कहिए, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन दोनों में सेम नहीं होंगे। चल सॉरी, चलिए भैया जी, क्लियर है सभी को? तो अच्छे से सभी को बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। अब फिर से ये बात याद रखनी है कि हम हर मंडे इसी तरह से 4-5 सवाल पुराने पढ़े हुए में से पूछेंगे। हर दिन एक सवाल तो मैं पिछली क्लास से पूछता ही हूँ, लेकिन मंडे को हम 4 से 5 सवाल पूछेंगे। और आप इस वजह से मत पढ़िए कि मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको याद रखना है भाई साहब। चलो, वैसे तो बहुत अच्छे उत्तर थे 75% तक, लेकिन हमें इस रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाना है। अब चलते हैं आगे, और एक बार पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि सदियों पुरानी बात है। जब हमने एक चैप्टर शुरू किया था, गति यानी कि मोशन, और आपके लिए तो खैर इतना टाइम काफी होता है, तो हमने कहा था कि गति में हम 2 हिस्से पढ़ेंगे, एक तो 1D मोशन पढ़ेंगे और एक 2D मोशन पढ़ेंगे। 2D मोशन के बारे में हमने जाना और 1D मोशन को हमने शुरू किया। 1D मोशन में सबसे पहली राशि हमने लंबाई पढ़ी, लेंथ पढ़ी, जिसके हमने 2 हिस्से पढ़े, दूरी और विस्थापन। उसके बाद अगली राशि हमने गति पढ़ी, या आप कहिए 2 राशियां इसमें भी पढ़ी, ऐसी मान लो। एक हमने चाल पढ़ी, स्पीड पढ़ी, और एक हमने वेग पढ़ा। इसको नोट नहीं करना, ये बस केवल समझने के लिए है। उसके अलावा तीसरी राशि इसमें हमने त्वरण पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ी। आज इसमें हम इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक का नाम है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आज हम चलते हैं, जिसका नाम है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सभी साथी हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और हम समझेंगे कि आखिर क्या होते हैं गति के समीकरण, कैसे इनसे सवाल बनते हैं, कितने सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। फटाफट से हेडिंग डालेंगे। 3D मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है भाई शिवम। एक बार सभी नोट डाउन करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। सर चाल स्पीड नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है अवनीश, जब पेपर से बाहर निकलो तो ऐसे कह देना, मास्टर ने कुछ ना पढ़ाया, जो सवाल आए वे तो पढ़ाई ना मास्टर ने, बिल्कुल भी ना पढ़ाई मास्टर ने, चाल ना पढ़ाई। चाल पढ़ा देता ना तो आज मेरा पेपर पास है जाता। फिर घर आके कॉपी का पन्ना फाड़ देना, जिसमें मैंने चाल पढ़ा रखी होगी ना, उस पन्ने को फाड़ देना, क्योंकि चाल तो पढ़ा दी है, तुमने देखी नहीं है, तुम्हें अपनी बात तो सही साबित करनी होगी। वेरी गुड, शाबाश भाई शाबाश। ऐसे ही मास्टर को बदनाम करते रहना, तुमने चाल नहीं पढ़ाई। चलो सब पढ़ा दिया भाई साहब, एक बार कॉपी खोल के तो देखो, उसके दीदार तो करो उस कॉपी के, जिसको तुमने बंद करके बिल्कुल ऐसे पेजों में पिन लगा के ऐसे 10-12 स्टेपलर लगा के उसको रख दिया है, उसको देखो तो सही खोल के। चलिए देखो, गति के समीकरण में हमें क्या पढ़ना है। गति को परिभाषित करने के लिए कुछ 5 राशियां हमारे पास हैं। किसी भी वस्तु की गति को समझने के लिए 5 राशियां हमारे पास होती है। क्या क्या होती है? मान के चलिए कोई वस्तु किसी भी चाल से चल रही है, तो जिस चाल से वो शुरुआत में चल रही है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक चाल। भाई मान के चलो एक बाइक है और वो अभी मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। जब से मैंने उसे देखना शुरू किया, जब से मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो वो 40 पे चल रही थी। किसी भी वस्तु की शुरुआती गति को हम कहेंगे कि भाई ये इसकी प्रारंभिक चाल है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं सिंबल यू से। अब आगे से मैं यू कहूंगा, आगे से मैं जब यू कहूंगा, स्पीड नहीं करवाई थी क्या? मुझे लगता है हमने करवा दिया था स्पीड को। एक सेकंड देख लेते हैं। एक्सेलरेशन फिर कैसे करवा दिया होगा भाई? मुझे लगता है हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मुझे एक्सेलरेशन तक याद है, हमने जरूर करवा दिया है। एक बार मैं आपकी पीडीएफ चेक कर लेता हूँ। सभी कंफर्म करिए, चाल नहीं हुआ क्या? स्पीड, हाँ भाई पानी पिला दो बस। और एक सेकंड रुको, मुझे लगता है एक दिन मैंने उसमें हेडिंग डलवाई थी और फिर करवा दिया यार।
करवा दिया है, चाल भी करवा दिया है और विस्थापन भी वेग भी करवा दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाल और वेग कराए बगैर मैं तुरंत करा दूंगा, वो उसकी अगली चीज है। ठीक है, हो गया है। तो हाँ, एक दिन हमने हेडिंग डाली थी, फिर टाइम खत्म हो गया था, तो अगले दिन जरूर हमने उसको करवा दिया था। वो चाल ही तो थी जो हमने अगले दिन की थी। चलो, हो गया है। तो आगे से अगर मैं यू बोलूं तो आप समझ जाओगे कि ये किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल की बात हो रही है। अच्छा सॉरी, प्रारंभिक वेग लिखो, इसको इनिशियल वेलोसिटी लिखो, प्रारंभिक वेग की बात हो रही है। अब मान के चलो मुझे इसकी पढ़ाई केवल 3 सेकंड तक करनी थी और मैंने पाया कि 3 सेकंड में थोड़ी सी इसकी चाल बदल गई है। अब देखो, घट भी सकती है भाई, बढ़ भी सकती है चाल। मान लो बढ़ी है, थोड़ी सी तेज चली, तो 40 से बढ़कर ये चाल 45 हो गई। तुम कुछ भी संख्या ले लो, ये मत कहना 40 कहां से आया, 45 कहां से आया। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ संख्याएं बस ली हैं। तो इसकी कुछ अंतिम चाल हो जाएगी, अंतिम वेग हो जाएगा। तो इसके अंतिम वेग को किसी भी वस्तु की फाइनल वेलोसिटी को मैं वी कहूंगा। अब एक डाउट यहाँ ये बनता है कि यार भैया, प्रारंभिक चाल 40 क्यों ली? ये तो 30 से आ रही होगी, ये तो 10 से आ रही होगी, 20 से आ रही होगी। मेरे भाई, हम जिस पॉइंट पर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी स्टडी करना चाहते हैं, हम केवल उन पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई मुझे तो 40 से लेकर 45 तक की पढ़ाई करनी थी, तो मेरे लिए 40 इनिशियल वेलोसिटी है और 45 फाइनल वेलोसिटी है। 40 प्रारंभिक वेग है और 45 अंतिम वेग है। ठीक है, ऐसा होने में जितना समय लगेगा, ऐसा होने में जितना टाइम लगेगा, उसको मैं टी से दिखाऊंगा। और जो भी इसमें त्वरण या मंदन आ रहा होगा, बेसिकली मैं त्वरण कह रहा हूं बस, ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, उसको हम ए से दिखाएंगे। और इस क्रिया में जितनी इसने दूरी चली, ये जो डिस्टेंस इसने कवर की है, इसको हम विस्थापन कहेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाएंगे। तो ये आपको नोटेशन याद रखनी है, सिंबल याद रखने हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। एक डाउट यहाँ पे ये भी आता है कि यार हम विस्थापन क्यों ले रहे हैं, दूरी क्यों नहीं ले रहे, हम वेग ही क्यों ले रहे हैं, चाल क्यों नहीं ले रहे। देखो मेरी बात को समझिए, आप चाहे इसको वेग कहें या चाल कहें, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन रहेगा कहने में? देखिए, जो चीज चाल के पास है वो वेग के पास है ही, और उससे एक्स्ट्रा चीजें भी है। वेग एक सदिश राशि है, उसके पास दिशा भी है, परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि के पास दिशा नहीं है। मतलब मैं वेग ले रहा हूं ना, तो चाल उसी में कवर हो जा रही है। अगर मैं विस्थापन ले रहा हूं तो दूरी इसी के अंदर कवर हो जाएगी, क्योंकि दूरी के पास एक चीज है, विस्थापन के पास दो चीजें हैं। इसलिए हम जब ऑप्शन हो हमारे पास कि अदिश या सदिश में से किसको लेना है, तो आप हमेशा सदिश राशि का चुनाव करना, क्योंकि उसके पास अदिश राशि जैसे गुण तो है ही, बाकी एक्स्ट्रा गुण भी है। ठीक है, चलो तो भैया जी, ये हम कवर कर लेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि, इसलिए मैंने ले लिया। अब सुनो, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने इन पांचों के बीच में एक संबंध दिया कि भाई आपको किसी भी चीज का अध्ययन करना रहे, कि अगर आपको पता हो कोई वस्तु इतने वेग से चल रही है और आप ये जानना चाहें कि इतने समय बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, या इतने समय बाद ये कितनी दूर जा चुकी होगी, कितना विस्थापन तय कर चुकी होगी, तो इसके लिए मैं आपको 3 समीकरण देता हूं, जिन्हें बोला गया गति के समीकरण। तो पहला सवाल है, पीछे हेडिंग गति के समीकरण डली हुई है कि गति के समीकरण किसने दिए? तो भाई गति के समीकरण न्यूटन जी ने नहीं दिए थे। एक बहुत बड़ा डाउट, ये गैलीलियो जी ने दिए हैं। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, भले ही न्यूटन साहब ने दिए हों, लेकिन समीकरण गैलीलियो साहब ने दिए हैं। आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। तो गैलीलियो साहब ने इनकी खोज की है, और गैलीलियो साहब ने क्या बताया? गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन में उन्होंने कहा, मैं इंग्लिश में ना इक्वेशन को EQ के ऊपर N लगा दूंगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। प्रथम समीकरण उन्होंने कहा V बराबर U प्लस AT। ये कहां से आए, कैसे आए, उसके बारे में हमें नहीं जानना, बस हमें सीधा इनको याद रखना है। सवाल कैसे आएगा, पूछेगा गति का पहला समीकरण कौन है? गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा गति का दूसरा समीकरण बताइए। गति का दूसरा समीकरण यानी कि सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन है S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है। और इसी प्रकार सवाल आएगा कि बताओ भाई थर्ड इक्वेशन क्या है, तीसरा समीकरण क्या है? तो आपका उत्तर होगा भैया जी, तीसरा समीकरण है V का स्क्वायर बराबर U का स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। तो ये तीनों समीकरण हो गए। सवाल एग्जैक्टली यही आएगा कि थर्ड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण क्या है। देखो भाई, अब दो चीज़ों के लिए मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, एक तो राइटिंग के लिए और एक इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई गुंजाइश है। मेरी पूरी क्लास प्रॉपर बाइलिंगुअल है, एक एक शब्द आपको हिंदी इंग्लिश में लिखा मिलेगा। मेरी बोलचाल की भाषा में भी आपको टेक्निकल वर्ड्स जरूर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। जनरल भाषा हमारी हिंदी ही रहेगी। अब थोड़ा सा प्लीज कॉम्प्रोमाइज अपनी तरफ से करें। राइटिंग अब मुझे नहीं लगता कहीं कोई इशू है। आपने जो परिवर्तन करने के लिए कहा, मैंने वो बिल्कुल 100% किए हैं। प्लीज भाई थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज करिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शब्द आपको इंग्लिश या हिंदी में समझने में समस्या है। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। देखो, समझना तब कहते हैं हम जब हम ये सुन रहे होते हैं कि भाई ये समीकरण आए कहां से हैं। अभी तो हमें याद करना है, बस मुझे याद करना है कि V, U, A, T और S में कौन क्या है। सिर्फ मुझे इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, इसमें समझने के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई मुझसे पूछा जाए सेकंड इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे सेकंड इक्वेशन S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होती है। थर्ड इक्वेशन क्या है, इनको बाद में याद कर लेना कि भैया V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होती है। पहला समीकरण क्या है भैया जी, पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT होता है। ठीक है सर, वो 1/2 है या 1/3? यार मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा कि इसमें 2 और 3 को पहचानने में दिक्कत आ रही हो। क्यों भाई, और मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ के साथ, उसको आप एक बार देख लो भाई प्लीज। थोड़ा सा देखो, इस तरह की चीजें करेंगे तो मतलब एक वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा दोस्त। मुझे तो लगा कि साफ साफ बिल्कुल 2 नजर आ रहा है वो। ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो 2 है या 3 है। बाकी कहीं कोई 3 नहीं है, इसमें सब 2 ही है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सभी 2 है, ये भी 2 है। इसमें केवल 2 रहता है। ठीक है, चलो अब देखो, ये तो हो गया सीधा सवाल कि इसमें सीधा सवाल किस तरीके से आएगा। सॉरी, अब एक आता है कि घुमा के सवाल कैसे आएगा। देखो घुमा के सवाल कैसे आएगा, एक सवाल लिखते हैं। सवाल कहेगा वो कि गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण संबंध देता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन
गिव्स द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ऑप्शन होंगे, तुम उत्तर मत करना, गलत कर दोगे। वेग व समय, जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता है तुक्का मत मानना। वेलोसिटी एंड टाइम, बी ऑप्शन रहेगा। स्थिति व समय, यानी कि पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम। तीसरा रहेगा वेग व स्थिति, यानी कि वेलोसिटी एंड पोजीशन। और डी ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव, कि भाई उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखो इसको कैसे करना है इस सवाल को। भाई गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। जब भी आपसे कहे कि ये किसके बीच में संबंध देता है तो आपको क्या करना है, पहला और आखिरी पैरामीटर उठा लेना है बस। पहला पैरामीटर क्या है इसमें, वेग, इसके जो सबसे शुरू में लिखा हुआ हो और जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ हो। तो किस किस के बीच में संबंध दे रहा है, ये हमें वेग और समय के बीच में संबंध दे रहा है। भाई ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें पहला समीकरण संबंध देता है। भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आप सभी को तो मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों ने अच्छा उत्तर किया है, मतलब पहले से आती है ये चीज, गजब एकदम गजब। तो वेग और समय के बीच में ये समीकरण हमें संबंध देता है। अब ऐसे ही सभी समीकरणों के लिए अगर मैं लिखूं, ये सवाल अगर सभी समीकरणों के लिए आ जाए तो दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध देता है, भाई दूसरा समीकरण आपको एस और टी के बीच में संबंध देता है। एस को यहां पर ऐसे सवालों में वो विस्थापन की जगह स्थिति कहता है, तो आप भी यही याद रखेंगे कि विस्थापन को वो कई बार स्थिति भी कहता है। और दूसरा समीकरण हमें स्थिति व समय के बीच संबंध देता है, जबकि तीसरा समीकरण हमें जो कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, ये हमें शुरुआती और आखिरी पैरामीटर के बीच में संबंध देता है, जो कि है वेलोसिटी, वेग, और ये है आपका स्थिति यानी कि पोजीशन, ठीक है। तो ये घुमाकर पूछे जाने वाले सवाल हैं, क्लियर है। जी बराबर 9.8। अरे भैया महाराज निशांत जी रुक तो जाओ, या एकदम ही तीसरे चैप्टर में चंद्रमा पे घूम जाओ मेरे साथ, वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, आने तो दो उसको। तुम इसी बात को लेकर रो रहे हो, रोने की इमोजी भेज रहे हो यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी तो आप गलत पूछ रहे हो सवाल की, बड़े जी बराबर 9.8 कब होता है। महाराज जी पहले इसको समझो यार, जो समझा रहा हूँ वो अगले चैप्टर का विषय है, उसको आप पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आज यहाँ वैज्ञानिकों का बैच लगा लोगे कि भाई मैं वैज्ञानिक बन गया, बन गई। धीरे धीरे हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे, उस चैप्टर में पहुंचेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। भाई सभी एआरओ का रिजल्ट आज या कल तक आ जाएगा, निश्चिंत रहो। आज सभी एआरओ के रिजल्ट आ जाएंगे शाम तक। चलो, अब निशांत गुप्ता कहते हैं सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन हम खुद उन प्रश्नों को पूछें जो वाकई में जायज है। भैया जी एक बात हम सब कर दो कि ठीक है, ये सवाल का उत्तर हम कर देंगे कि तीनों समीकरण किस किस के बीच में संबंध देते हैं। बाकी यहाँ से एक सिंपल सवाल बनेगा कि बताइए गति का पहला समीकरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो वो तो बड़े अच्छे से आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है ना, पहला दूसरा तीसरा। बाकी यहाँ से घुमाकर जो सवाल बनेगा वो ये होगा। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि यहाँ तक सब कुछ ओके है, तो मैं स्टंप लगा दूंगा, मोहर लगा दूंगा कि हमने 1D मोशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, जो कि आपकी मोहर लग चुकी है। और अब हमारी बारी है कि हम 2D मोशन की गहराइयों में चले। 2D मोशन, अरे इंग्लिश वालों याद है ना, 2 डायमेंशनल मोशन। कहीं कहोगे डी क्या आ गया भैया, ये तो जिंदगी में नहीं देखा। द्विविमीय गति, तो देखिए मैंने आपको कहा था कि द्विविमीय गति जो है वो कई सारे तरह की गति होती है। पहली चीज तो द्विविमीय गति की परिभाषा क्या थी कि ऐसी गति जो 2 दिशाओं में थी। बड़ी बेसिक सी बात है, एक विमीय गति का मतलब एक दिशा में, और द्विविमीय गति का मतलब 2 दिशाओं में गति। 2 दिशाओं में गति यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन कह दो, डायरेक्शन कह दो, दोनों एक ही बात है। इसके एग्जांपल क्या क्या बताए थे मैंने लिख के बताना भाई। ई एक्स का मतलब एक्स वो नहीं है, ई एक्स का मतलब है एग्जांपल, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण क्या क्या है याद है, भूली बिसरी एक कहानी। तो उदाहरण हमने कहे थे कि भाई सरल आवर्त गति हो सकता है, सरल आवर्त गति, जिसको हम इंग्लिश में कहते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी का एक उदाहरण था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा प्रक्षेप्य गति, इसी का एक उदाहरण था प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे साथी नोट करते रहे ना। और इसका उदाहरण हमने पढ़ा था एंगुलर मोशन, जिसको हमने कहा था घूर्णन कोणीय गति, सॉरी एंगुलर मोशन को हमने कहा था कोणीय गति। तो ये तमाम तरह की गति हमने इसमें पढ़ी थी। भाई फॉर्म भरने की वीडियो बीएसएफ ट्रेड्समैन के आज शाम को आएगी साथी, कल मुझे घर जाना पड़ा। नमस्ते सर, आपकी दुआ से मेरा क्लर्क और जीडी दोनों में आ गया है। मैंने पहली बार मैसेज किया है, बहुत बढ़िया ब्रजेश भाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी रनिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो। मुकेश कुमार को याद आ गई एक्स, रोने लग गए। बीएसएफ की वैकेंसी आई है और मैंने उनके बारे में तो वीडियो बनाई है, आप उसको एक बार देखिए। एक बार भैया थम्स अप करो कि ठीक है भैया, यहाँ तक मुझे याद आ गया। ठीक है, चलिए तो अब इनको ना 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, फिर प्रक्षेप्य गति, फिर कोणीय गति, और इनसे जुड़े हुए तमाम सवालों को भी पढ़ेंगे। तो 2D मोशन का पहला पार्ट है, अब आपको याद रहे इसलिए मैं ना ऐसे लिखूंगा हेडिंग डाल के कि भैया 2D मोशन का पार्ट है। और कौन सा पार्ट है, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भैया जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको याद तो भी रहेगा कि 2D मोशन के चैप्टर में हम ये चीज, 2D मोशन के टॉपिक में हम ये चीज पढ़ रहे हैं, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, अब देखिए सरल आवर्त गति क्या है, पहले इसका तरीका समझो होती कैसी है। आपने घड़ी में देखा होगा एक पेंडुलम लगा होता है, या सिंपल आप क्या करो कि अपने घर की छत से, ये आपके घर की छत, इस छत से सिंपल आप एक धागा लीजिए और इस धागे से आप एक लोहे की बॉल या कोई पत्थर बांधो। लोहे की बॉल छोड़िए, हाथ ढूंढते फिरोगे, पत्थर आपको आराम से मिल जाएगा। खूब सर में मारने के लिए रखे होंगे,
तो इस लोहे की बॉल से इस पत्थर को उठाइए, कुछ यूं दुंग 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 ऐसे, और थोड़ा सा इधर करके छोड़ दीजिए। तो भाई साहब, ये जो पत्थर है, जब आप इसे यहाँ छोड़ेंगे तो इसकी गति कैसी होगी? जब आप इस पत्थर को यहाँ छोड़ोगे तो ये इसके बारे में समझो, इसकी गति के बारे में समझो। असल में ये कैसी गति करेगा? ऐसे डुंग 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 डुंग। ये क्यों कर रहा है ऐसा? ये अपनी इस वाली स्थिति पे आने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ी चाल तेज है तो पार निकल गया, है ना? फिर इसने इधर से आने की कोशिश की, फिर निकल गया, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और अंततः इस स्थिति को अपनी को ये आखिरी में प्राप्त कर लेगा, लास्ट में प्राप्त कर लेगा। तो सरल आवर्त गति में हम क्या कहते हैं? मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप उसमें मोहर लगाना। जी भैया आप ठीक कह रहे हैं। सरल आवर्त गति का मतलब है कि ऐसी गति जिसमें एक वस्तु अपनी माध्य स्थिति को पाने का प्रयत्न करती रहती है। भैया माध्य स्थिति, भैया ये रही माध्य स्थिति। वो स्थिति जहां पर वो आकर रेस्ट में हो जाती है उसको हम माध्य स्थिति बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम हो जाएगा मीन पोजीशन, सॉरी इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के माध्य स्थिति के इधर और उधर की गति इंग्लिश में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन को ही हम सरल आवर्त गति कहते हैं। माध्य स्थिति के इधर और उधर गति, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन को हम हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कहते हैं। आगे बात समझ में? तो मैं वही लिखाऊंगा भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बवाल है कि माध्य स्थिति के इधर उधर गति, यानी कि मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप छत से वो बांधो, ये धागे से एक लोहे की बॉल बांधो, या आपने इसी तरह का अरेंजमेंट घड़ी में देखा होगा, डुंग 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 ऐसे चलता रहेगा। इन सब का नाम होता है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सरल लोलक की गति, यानी कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है साहब। दूसरी चीज क्या आएगी? दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है झूले की गति। तो सावन में खूब आप सभी झूला झूल रहे होंगे, इंग्लिश में उसको स्विंग कहते हैं, मोशन ऑफ स्विंग। ठीक है, अभी हो सकता है लड़कों के नसीब में किसी को झूलते हुए इस तरह से देखना ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद जल्दी हो जाएगा, जब आप अपने उनको बैठे हुए झूले पे झूलते हुए देखेंगे और आपका मन भी झूलेगा उस समय पे, वो एक अलग समय होगा। सर हमको हिंदी लिखना नहीं पढ़ने आती है, काहे को हिंदी के पीछे पड़ रहे हो? इंग्लिश मीडियम होगा फिर दोस्त आपका मुकेश, फिर आप हिंदी में करिए चीज़ों को। क्लियर है भैया यहाँ तक का? सिंपल पेंडुलम का मोशन हो गया। सवाल पेपर में कैसे आएगा? पहली चीज है, सवाल पूछा जाएगा कि बताइए झूले की गति किस तरह की गति है? सरल आवर्त गति। सरल लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम की जो गति है वो किस तरह की गति है? वो भी आपकी सरल आवर्त गति ही है। करो एक बार हम सब अगर नोट हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। अरे आपके आसपास फिजिक्स है यार, खूब देखो झूला झूलते हुए, कल तीज थे, आपने खूब देखा होगा। बीएसएफ एचसीएम की ना मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, एक बार आप अच्छे से देखो, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर। अब देखो इसमें और क्या चीजें पूछी जाती हैं। एक आपसे टर्म पूछी जाएगी और वो टर्म है आपकी आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का संबंध पहले तो मैं आपको बता दूं, न केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन से है, सरल आवर्त गति से नहीं है। आवर्तकाल एक जनरल टर्म है जो किसी भी चीज के लिए आप परिभाषित करते हैं। असल में हम लोगों ने आवर्तकाल की परिभाषा क्या पढ़ी कि 1 सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या, यानी कि कोई वस्तु जो चक्कर लगा रही है वो 1 सेकंड में जितने, सॉरी 1 चक्कर में लिया गया समय, हमने ये परिभाषा पढ़ी कि 1 चक्कर लेने में कितना समय लगा। जैसे मान लो मेरा हाथ अभी यहाँ है, तो इसका 1 चक्कर कब पूरा माना जाएगा? जब ऐसे 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 घूम के यहाँ आ जाएगा। मान लो इसने 1 चक्कर में 5 सेकंड लिए, तो मेरे हाथ का आवर्तकाल 5 सेकंड हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, नई नई परिभाषाएं क्यों बनाई जाती हैं? शब्दों को घटाने के लिए। या तो मैं ऐसा कहूँ धर्मेंद्र मास्टर जी का हाथ 1 सेकंड में 5 एक चक्कर में 5 सेकंड ले रहा है, या मैं कहूँ आवर्तकाल 5 सेकंड, सबको समझ आ जाएगा। आवर्तकाल 5 सेकंड का मतलब क्या है कि 1 चक्कर में 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो आवर्तकाल की परिभाषा कैसे पढ़ते हैं हम कि भाई 1 चक्कर में लगा समय, ठीक है, 1 चक्कर में लगा समय। और मैं आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कराता हूं, आप इसको ऐसे याद रखो, 1 चक्कर में लगे सेकंड, ठीक है, कितने सेकंड 1 चक्कर में लग रहे हैं। पेपर में ऐसे पूछी जाएगी, हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी याद रखेंगे, हमारे काम की है। यानी कि टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन, 1 चक्कर में कितना समय लगा। अब देखिए ये जो चक्कर है इसकी परिभाषा क्या है? तो हम क्या मान लेते हैं कि गोल घूमने को चक्कर कहते हैं। नहीं, एक बात बताओ, जब तुम ट्रैक्टर किराए पर लेते हो या बुग्गी किराए पर लेते हो तो तुम क्या कहते हो? भैया कैब पे आए तो भैया 1 चक्कर के 350 रुपए हैं, 1 चक्कर के 1000 रुपए हैं। तो क्या चक्कर का मतलब वो गोल गोल घूमेगा? नहीं। जब आपसे ये कहा जाता है कि चक्कर, तो हमारे दिमाग में गोल गोल आता है, लेकिन नहीं, चक्कर का मतलब ये नहीं है। चक्कर का मतलब ये है, अगर देखो मैं सही कह रहा हूं तो चक्कर का मतलब है कि जब हम एक ही तरह की गति को बार बार दोहराते हैं। जैसे आप अपना घर बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से आपके घर तक यहां से आना और जाना 1 चक्कर कहलाएगा उसके लिए। फिर दूसरा चक्कर क्या होगा? वो यहां से यहां तक का दूसरा चक्कर, यहां से यहां तक का तीसरा चक्कर, है ना? तो चक्कर का मतलब क्या होता है कि जब आप एक ही रास्ते को बार बार दोहरा रहे होते हैं, कोई भी वस्तु जब एक ही रास्ते को बार बार दोहरा रही होती है। तो मैं फिर से यही कहना चाह रहा हूं कि चक्कर का मतलब है एक ही रास्ते को दोहराना। तो आवर्तकाल का मतलब ये हो सकता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा चक्कर में लिया गया समय। यानी कि अगर मान लो ये यहां से लेकर यहां तक जाने और आने में 1 घंटे का समय लेता है, तो भाई ट्रैक्टर ट्रॉली का आवर्तकाल 1 घंटे हो गया। एक कीड़ा जो कि मान लीजिए दीवार पर चढ़ रहा है, ऐसे वो चढ़ता है और फिर उतरता है, मान लो ऐसा वो बार बार करता है, चढ़ता है और फिर उतरता है, और मैं मानता हूं एक बार के चढ़ने और उतरने में मान लो उसे 20 सेकंड लगते हैं, तो उसका आवर्तकाल 20 सेकंड हो गया। आगे बात समझ में आपको? आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल का मतलब, टाइम पीरियड का मतलब जो है वो ये है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको देशी भाषा में बता रहा हूं, बिल्कुल
तो एक कुछ शादी करें बुग्गी क्या होता है, बुग्गी नहीं जानते हो भाई, अच्छा तुम शहर वाले हो गए, कोई बात नहीं। खैर कभी गांव की भाषा में देखना, गूगल पर सर्च करके देखना, मिल जाएगी। तो आवर्तकाल की परिभाषा सबको समझ में आ गई। अब आवर्तकाल ऐसा नहीं है केवल गोल घूमने वाली चीज के लिए, किसी के लिए भी है भाई। इसके लिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, अब यहाँ से मैं शुरू करूंगा, ये यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, तो इसका एक चक्कर ये माना जाएगा और इसमें इसे जितना समय लगेगा उसी को इसका आवर्तकाल कह देंगे। क्लियर है भाई, आया मजा। तो आवर्तकाल को हम किससे दिखाते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। लिख दो कि इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, इसका प्रतीक सिंबल है टी। भाई एसआई मात्रक क्या है, तो भैया जी एसआई यूनिट है इसकी सेकंड। मैं तो कह रहा हूं कि एक चक्कर में कितने समय लगा, एसआई यूनिट क्या है इसकी सेकंड, एसआई यूनिट है। भैया क्लियर है सभी को, एक बात बताओ। हाँ बिल्कुल बढ़िया, एक बात हम सब कर दो कि ठीक है भैया मुझे आवर्तकाल समझ में आ गया। और आवर्तकाल न केवल गोल घूमने वाली वस्तुओं के लिए परिभाषित है, किसी के लिए भी परिभाषित हो सकता है जो अपने रास्ते को बार बार दोहरा रही हो, कोई भी ऐसी वस्तु। ट्रैक्टर क्या होता है, अरे तुम अजय कुमार कहाँ खोए हुए यार, ये तो शहर वाले भी जानते होंगे, ये तो अमेरिका में तुम पैदा होते तब भी जान रहे होते यार, कैसी बात करते हो। ठीक है क्लियर। अब एक अगली टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है आवृत्ति। एक अगली टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम एफ से दिखाते हैं। देखो आवर्तकाल जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी चाहत ये थी कि एक चक्कर में कितने सेकंड लगे। अगर अब मेरी चाहतें बदल जाए, भाई इंसान है फितरत बदल जाती है। अब मैं ये जानना चाहूँ कि अभी तक मैं क्या देख रहा था कि एक चक्कर में कितने सेकंड लगे, अब मैं ये देखूँ एक सेकंड में कितने चक्कर लगे। अब यार देखो व्यवहारिक रूप से हम इस चीज को ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए तो बोल नहीं सकते कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, या मैं बैलगाड़ी के लिए तो बोल नहीं सकता एक सेकंड में कितने चक्कर लगे। ये बात कहना कब उचित रहेगा, जो चीजें बहुत तेजी से घूम रही हैं, जैसे मोटर देखी होगी आपने, मोटर बहुत तेजी से घूमती है, एक सेकंड में हो सकता है 20 चक्कर लगा देती हो या 5 चक्कर लगा देती हो। तो तेज घूमने वाली चीजों के लिए आवर्तकाल व्यवहारिक शब्द नहीं है। अगर मोटर तेज घूम रही है और तुम उससे ये पूछो कि भैया एक चक्कर में कितने सेकंड है, तो एक चक्कर तो बहुत सेकंड के भी थोड़े से हिस्से में वो ले रही है, तो उसके लिए हम आवृत्ति परिभाषित करते हैं। तेज घूमने वाली चीजों के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि एक चक्कर में कितने सेकंड लगे, हम कहते हैं एक सेकंड में कितने चक्कर लगे। तो आवृत्ति की परिभाषा है कि एक सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। अच्छा कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं कि आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं। अगर हाँ तो एक बात हम सब करो, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं एक सेकंड में कितने चक्कर, यहां हम देख रहे हैं एक चक्कर में कितने सेकंड, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए। तो एक फॉर्मूला आता है कि भाई आवृत्ति जो है ये उल्टी है 1/, आवर्तकाल की, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है ये अपोजिट है किसकी, टाइम पीरियड की। और अगर फॉर्मूले वाइज इस चीज को लिखोगे तो क्या लिखोगे कि फ्रीक्वेंसी उल्टी होती है टाइम पीरियड की, या टाइम पीरियड उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी का। सारी की सारी बातें एक ही बात है, ठीक है, सब चीज एक ही है, चाहे आप इसको कहिए या चाहे आप इसको कहिए, दोनों एक ही चीज है। आपसे मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक हर्ट्ज सब पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे भाई एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो है वो क्या है इसकी, हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन एक दूसरा मात्रक इसका जो है वो ये भी है अन्य मात्रक, जो कि सूत्र से निकलेगा, अनदर यूनिट जो कि सूत्र से निकलेगी, वो क्या होगी, देखो एफ बराबर 1/t, तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा 1/t का मात्रक। तो 1/t का मतलब या तो आप ऐसे कहिए 1/सेकंड, या इसी को हम क्या कह देते हैं सेकंड का इनवर्स, यानी सेकंड का उल्टा, तो इसको हम सेकंड इनवर्स भी कह देते हैं। तो हर्ट्ज सब पढ़ते हैं लेकिन 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स कोई नहीं पढ़ता। और पता सवाल कैसे आएगा कि हर्ट्ज को क्या कहा जाता है, ऑप्शन होंगे सेकंड, सेकंड इनवर्स, घंटा, मिनट। आप कहोगे सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स का मतलब सेकंड का उल्टा, ये इसको पढ़ा जाता है सेकंड की पावर -1 को सेकंड इनवर्स कहते हैं। तो सेकंड इनवर्स का मतलब सेकंड का उल्टा, ठीक है। भैया जी यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, थैंक यू आप सभी का, बहुत बढ़िया, गजब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सभी का थैंक यू, बहुत सारा आभार आपका, आप बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव साथी है। ठीक है भैया जी, तो ये जो टर्म है देखो आवर्तकाल और आवृत्ति, ये केवल, मैं फिर से कहूंगा, ये केवल सरल आवर्त गति या गोल घूमने वाली गति से संबंधित नहीं है, ये किसी भी व्यवहारिक जीवन में हो सकती है। हो सकता है भाई आप उनसे मिलने हर 10 दिन में जाते हो तो आपका आवर्तकाल 10 डेज हो जाएगा, मतलब ये तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं महाराज जी, 2D मोशन पढ़ रहे हैं। 2D मोशन में पहला हमने पढ़ लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी ये दो मोशन और हमें पढ़ने हैं और इनको कल हम शुरू करेंगे। तो कल हम इन दोनों को मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लेंगे अच्छे से समझ के, प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति और आपकी कोणीय गति, दोनों को हम बड़े अच्छे से बड़े शानदार तरीके से खत्म करेंगे जैसे अब तक हमने चीजों में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, उम्मीद है आप सभी रिवाइज करके आएंगे। देखो हमेशा ना आपके दिमाग में, जैसे मैं आपको बताऊं जब मैं पढ़ा करता था तो प्राइमरीली यानी प्राथमिक रूप से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग में जो हमने पढ़ लिया वो हर चीज होनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी रूपरेखा तो होनी चाहिए। देखो कुछ चीजें तो पॉइंट बारीक ऐसे होते हैं जो बार बार रिवाइज करने से ही आते हैं, लेकिन एटलीस्ट चैप्टर की रूपरेखा तो होनी चाहिए। रूपरेखा इन द सेंस गति चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दो हिस्से हैं उसके, 1D 2D। 1D में क्या क्या पढ़ लिया, लंबाई पढ़ ली, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी हमने पढ़ लिया विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। 1D मोशन इधर हो गया। 2D मोशन पे आते हैं। 2D मोशन में क्या क्या पढ़ना है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, एंगुलर मोशन पढ़ना है, यानी कि मुझे प्रक्षेप्य गति पढ़नी है, सरल आवर्त गति पढ़नी है, कोणीय गति पढ़ ली है, और अभी तक हमारा सरल आवर्त गति कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने आवर्तकाल आवृत्ति देखे हैं। इस तरह से एक माइंड मैप आपके दिमाग में हमेशा ही होना चाहिए।
90% साथियों को 100% समझ में आ रहा है। अगर आपको बिलीव भी ना हो, जो 10% साथी हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम गलत है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, कई बार नहीं समझ में आता है, बट मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसकी वीडियो लेके कमेंट में आप देखें 90% ओके कमेंट रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा सही कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए तो कोई समाधान है। देखो मैं ये कहना चाहूँ मेरी तरफ से ओके है। अगर 90% को समझ में आ रहा है तो ओके है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो संभावित गलतियां हो सकता है जब मैं समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान समझने पे ना होकर कमेंट करने पे होगा, या आप किसी से बातें कर रहे होंगे, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, फिजिकली आप प्रेजेंट है, मेंटली नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारी फोकस और कंसंट्रेशन जैसी चीजों पे हम काम नहीं करते हैं। तो भाई आप पहले तो क्लास में अच्छे से बैठिए, सुनिए। आपके स्तर की फिजिक्स कोई बहुत तो हार्ड फिजिक्स नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमें कुछ समझ में ना आए। असल में मैं आपको सच्चाई बताऊं तो यहाँ समझने के लायक कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये तो बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो हम। सिर्फ इसको बात याद रखने की, चैलेंज समझना है ही नहीं, चैलेंज सिर्फ इसको याद रखना है। और भाई याद रखने में मैं आपकी मदद सिर्फ इतनी कर सकता हूं कि आपको हंसी मजाक के साथ, ट्रिक के साथ जोड़ जोड़ कर पढ़ा सकता हूं, जिससे लंबे समय तक याद रहे। फिर भी आपको भाई रिवाइज तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जिन भी साथियों को 1-2% कोई दिक्कत है, वो सभी साथी अच्छे से बढ़िया तरीके से अपना रिवाइज करिए। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास है, ये मैंने गांधी जी के साथ रिकॉर्ड की थी जब हम दांडी यात्रा पर थे। आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे भी नमक लगा हुआ है, ये बहुत पुरानी क्लास है। चलिए फिर मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।